बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इराक़ में होने वाले इलेक्शंस के ऊपर दुनिया भर की नज़र है और मिडल ईस्ट के अंदर जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो मिडल ईस्ट के लोग भी बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पे उस पर नज़र रखते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट का नक्शा उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। आज की स्टोरी में आपको ये बताऊँगा कि जो इराक़ में इलेक्शंस हुए हैं वो किन के दरमियान हुए हैं, कौन पॉसिबली इलेक्शन जीत चुका है, किसको शिकस्त का सामना हुआ है, मिडल ईस्ट समेत दुनिया के मंजरनामे पे इस इलेक्शन के क्या मुमकिन असरात होंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। भाई मामला ये है कि 329 पार्लियामेंट की सीटें थी जिसके अगेंस्ट इराक़ के अंदर ये इलेक्शंस हुए। 10 इस महीने की तारीख़ थी जब इन्हें इलेक्शंस का इनेकाद किया गया और उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए, जिसका ऐलान जो है वो जल्द सरकारी तौर पे कर दिया जाएगा। 18 सूबे हैं जहाँ पे ये इलेक्शन हुए, 83 डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें इलेक्शन हुए, 3000 से ज़ायद कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इन इलेक्शंस में इन इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया। 40 मिलियन के करीब जो है आबादी बताई जाती है इराक़ की और तकरीबन 25 मिलियन के करीब वो लोग हैं एलिजिबल जो वोट कास्ट कर सकते हैं। ये जो इलेक्शन हुए इराक़ की तारीख़ के अंदर लोएस्ट तरीन टर्न आउट रहा, जो कि 40 से 41% के करीब बताया जाता है। अच्छा, ये तो थे भाई इलेक्शंस के अब तक की अपडेट कि वो हुए कहाँ पे और किन किन सीटों के अगेंस्ट हुए, और ये तकरीबन कोई 8 महीने ताख़ीर से हुए, यानी कि इन इलेक्शंस ने अब से 8 महीने पहले आइडियली हो जाना था और हो जाने के बाद इस इलेक्शन से एक वज़ीराअज़म मुंतखब होना था इराक़ का। मल्टीपल रीज़न्स आए जिसकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए। फिर कुछ प्रोटेस्ट भी इराक़ के अंदर चल रहे थे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और उस प्रोटेस्ट के अंदर बड़ा रीज़न ये था कि लोग करप्शन और इस सारे सिस्टम, इस फ्लॉड सिस्टम के ख़िलाफ़ बरसर पेकार, और उसमें ज़्यादातर यूथ है जो आगे है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटेस्ट किस किस ने इलेक्शन किए और गैर हतमी सरकारी नताइज में कौन जीता। सबसे पहला नाम है मुक्तदा अल सदर का। मुक्तदा अल सदर जो है वो एक शिया रहनुमा है, शिया लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक़ के लिए इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और ये इमर्ज ज़्यादा हुए हैं नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को सामने रख के, यानी कि ये इराक़ की बात ज़्यादा करते हैं और इराक़ के अंदर जो फ़ॉरेन हाथ शामिल हैं, फ़ॉरेन हैंड, यानी कि जिसमें अमेरिका का यहाँ पे आ जाना और उसके बाद यहाँ पे अपने पंजे गाड़ लेना समेत उसकी इत्तेहादी अफवाज समेत यहाँ पे ईरान की इन्वॉल्वमेंट, ऐसी जितनी भी फ़ॉरेन हैंड्स हैं, मैं दोहरा रहा हूँ कि वेस्ट प्लस ईरान, इन सब के अगेंस्ट जो नेशनल स्कूल ऑफ थॉट वहाँ पे है, जो कि बहुत ज़्यादा तक़वियत पा रहा है, उसके लीडर हैं मुक्तदा अल सदर। अहले तशी से ये ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि वहाँ पे अहले तशी और अहले सुन्नत दोनों जो है वो अच्छी खासी तादाद में हैं। और फ़िलहाल इस जो मुक्तदा अल सदर है, इनको 2018 में पिछली मरतबा जब इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो 54 सीटें इनको मिली इनके अलाइंस की सूरत में। मोहम्मद सादिक अल सदर के ये बेटे हैं और मोहम्मद सादिक अल सदर वो हैं जिनको सद्दाम हुसैन ने मार दिया था, उनको जाँ बहक कर दिया था, उनको शहीद कर दिया था। अच्छा, अब और ये वही हैं जो एक आवाज़ बने हुए थे या जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी अगेंस्ट US ऑपरेशन। अच्छा, अब यही काम उनके बेटे ने किया, यानी कि मुक्तदा अल सदर ने। सो मुक्तदा अल सदर की पॉपुलैरिटी बहुत वक्त के साथ इराक़ के अंदर बढ़ने लग गई थी और चूँकि उनका नैरेटिव एंटी ईरान है, वो ये कहते हैं कि ईरान की इराक़ के अंदर कतई तौर पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, चूँकि ईरान गुज़िश्ता काफ़ी सालों से इराक़ के मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या पॉलिटिक्स के हों। तो उनका ये नैरेटिव वहाँ के बहुत सारे लोगों को पसंद आया और उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स में वहाँ के अहले तशी तो थे ही, लेकिन अहले सुन्नत भी बहुत सारे लोग थे जो इनको वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इनके साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं कि ही इज़ द राइट मैन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इराक़ की बात करता है। अच्छा, दूसरी जानिब जो स्ट्रॉन्ग, मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ये थे, दूसरे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं हादी अल अमीरी। हादी अल अमीरी अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे। 2018 में इन्होंने 48 सीटें जीती, जबकि हादी साहब ने जीती थी
2018 में 54 सीटें। अच्छा, ये ईरानियन बैक्ड हैं, यानी कि एक ख्याल ये है कि इनको सपोर्ट हासिल है ईरान की, और अब की नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से जो है ये ईरानियन सपोर्ट के साथ यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और इनके आ जाने से यकीनी तौर पे ईरान को एक बिग रिलीफ मिलना था कि अगर ये हुकूमत का हिस्सा बन जाते तो इनको पावर में आने से ईरान के जो है वो बहुत सारे मामलात हैं जो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाने थे। ये रिप्रेजेंट करते हैं बदर ऑर्गेनाइजेशन को। बदर ऑर्गेनाइजेशन यही है जो फंडेड एंड सपोर्टेड बाय ईरान है। ये वही है जिसका एक मिलिट्री विंग भी है। ये वही है जिसने यहाँ पर 2014 से ऑनवर्ड जब आईएसएस को यहाँ से निकालना था तो इन कोलैबोरेशन विद जनरल कासिम सुलेमानी शहीद, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बैट ऑपरेशंस किए और इराक़ से दाइश यानी अलकायदा को यहाँ से मार भगाया, और उसमें बड़ा इनका एक अहम रोल था। और इस हवाले से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इराक़ में आज भी जो इनको सिर्फ बिकॉज ऑफ ईरानियन सपोर्ट पसंद नहीं करते, वो इस वजह से भी पसंद करते हैं कि इन्होंने असल जो दुश्मन यहाँ पे पिनप रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अमेरिका तो शायद रोल बैक कर रहा है या कर जाएगा, लेकिन पीछे दाइश छोड़ जाएगा, अपना एक मकरू चेहरा इस किस्म का छोड़ जाएगा, तो उसका ख़ात्मा जो है वो इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद ईरान किया है। अब नताइज आ चुके हैं, गैर हतमी गैर सरकारी, और इन दोनों के अंदर जो पलड़ा भारी है, जो जीत जिसका मुकद्दर बनी है, उनका नाम है मुक़्तदल सदर। यानी इस सारे मामले के अंदर जिसको शिकस्त हुई है वो हादी अल अमीरी हैं, और हादी अल अमीरी और उनकी जमात ने जीतने वाली जमात के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया। दोनों जो है वो शिया जो है वो लीडर्स हैं और एक दूसरे के आमने सामने थे। एक जो है वो इराक़ और नेशनल स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे ईरान और ईरानी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अहले सुन्नत जो है वहाँ पर लीडर्स भी खड़े हुए, जिसमें मोहम्मद अल हलबूसी, हमीस अल कंजार, कुबाद तालिबानी समेत और बहुत सारे सुन्नी लीडर्स हैं जो खड़े हुए। अब जो ये सीटें हासिल हुई हैं, तकरीबन 73 के करीब सीटें हैं जो मुक़्तदल सदर ने जीती हैं इस 329 के हाउस में से। और चूँकि इन्होंने सीटें सबसे ज़्यादा जीती हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है इनको सीटों की मज़ीद ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, यानी कुछ पार्टीज़ का इत्तेहाद होगा। जिस तरह जो लीड में है, जिस तरह मुक़्तदल सदर लीड में है, वो अपने साथ बाकी पार्टियों को मिलाएंगे, इत्तेहाद करेंगे और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लेंगे, और उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर मामला तय होंगे कि जी आपको ये मिल जाएगी और आपको ये मिल जाएगी वगैरह वगैरह, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या भारत में भी बाज़ औक़ात हुआ है। बहरहाल इसमें की पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन एंटी ईरान स्कूल ऑफ थॉट और एंटी ईरान फोर्सेस जो है वो यकीनी तौर पे यहाँ पे कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। ईरान का ये ख्याल था कि चूँकि इराक़ पे उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इराक़ के साथ वो बड़े कोलैबोरेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसी के जो सपोर्टेड बंदे हैं यानी कि हादी अल अमीरी, उनको यहाँ पे कामयाबी मिलेगी तो बहुत आसान हो जाएंगे मामला। अब ऐसा हुआ नहीं है। इस सारे मामले को इराक़ को सॉर्ट आउट करना होगा ताकि ईरान और इराक़ की इक्वेशन अब ठीक रह सके। माजी में तो खैर दोनों ममालिक के दरमियान कई सालों तक जंगें होती रही, 8 साल के करीब जो है वो ईरान इराक़ जंग रही। वैसे इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करें तो इन दोनों ममालिक की तारीख भी जान सकते हैं। बट आने वाले वक्त में अब कैसे मामलात होंगे, ये यकीनी तौर पे नए प्राइम मिनिस्टर के, जो कि एंटी ईरान स्कूल ऑफ थॉट के हैं, उनके बराजमान हो जाने के बाद चीज़ें क्लैरिटी में जो है वो होंगी और सामने आएंगी। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। ना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।